आता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो कोई इशू की बात नहीं है। बाकी आइल्स और टोइक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आती है, प्रोफेसर को टारगेट करते हुए इन दोनों की कंपल्शन नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बगैर भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास है तो वो साथ अटैच कर दे, तो वो आपकी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है हाईलाइट हो जाएगी, प्रोफेसर को पता चल जाएगा कि ओके यू आर एक्सीलेंट इन कम्युनिकेशन स्किल, और आपके पास रीडिंग और जो भी आइल्स के मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पे कोरियन प्रोफेसर हैं, तो इनके लिए मस्ट होता है कि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स, आपके स्पीकिंग स्किल्स को गेज करें कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आप एडवांस मैनेज कर सकें। लास्ट में आपके पास आता है कि ईमेल आता है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद आपने एक ईमेल बॉडी लिखनी है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जितनी एफर्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स पे लगाते हैं सीवी बनाने में, मोटिवेशन लेटर में या रिकमेंडेशन लेटर बनाने में, वो जितने भी अच्छे हो जाएं, अगर आपकी ईमेल एक अच्छी नहीं होगी, इम्पैक्टफुल ईमेल, कोहेरेंट और ब्रीफ नहीं होगी, तो आपकी सारी एफर्ट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप जितने मर्जी अच्छी डॉक्यूमेंट बना लें, प्रोफेसर आपकी सबसे पहले ईमेल रीड करेगा, ईमेल बॉडी करेगा। एक लूजी स्टेटमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसको अवॉइड करने का तरीका यह कि आप अपना जो भी कंटेंट है उसको ग्रामरली पे रन करें, तो आपके मैक्सिमम जो है ग्रामेटिकल एरर्स है वहां से रिमूव हो जाएंगे। और अपने आप ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे, स्पेशली योर सीवी, मोटिवेशन लेटर एंड योर ईमेल, ये आप लाजमी प्रूफ रीड करवाएं उन प्रोफेशनल के थ्रू जो कि अब्रॉड के अंदर आए हुए हैं, जिन्होंने कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी गेन की हुई है, जो इस सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। वो आपको अपने इनसाइट्स दे देंगे। अगर कोई बीच में चेंजेस करनी हो या कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो आपको रीड आउट करके और आपको सजेशन दे देंगे। तो मैं लाजमी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड करवा लीजिएगा किसी भी बंदे से जो कि इस प्रोसेस के थ्रू गुजरा हो, या जिसको आइडिया हो कि इसमें करेक्टली फॉर्मेट किस तरह से और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है, कौन सी नहीं बतानी। अच्छा, उसके बाद जब आप ईमेल प्रोफेसर को कर देंगे, अगर आपने एक राइट प्रोफाइल के साथ प्रोफेसर को अप्रोच किया और रेलिवेंसी आपने शो करनी है, अगर किसी स्टूडेंट की डायरेक्ट रेलिवेंसी किसी लैब के साथ नहीं बनती या प्रोफेसर के साथ नहीं बनती, अब ये आपने खुद फाइंड आउट करना है कि आपने जो थीसिस किया है या आपके पास जो स्किल्स हैं वो आप किस तरह प्रोफेसर की प्रोफाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। अब किसी को नहीं लिंक करना आता तो उसका आजकल हर जगह पे एआई का चल रहा है, डिस्कशन चल रही है। आप सिंपली जस्ट गो टू द चैट जीपीटी, उसको कहें अपना रिसर्च एरिया बताएं, प्रोफेसर की प्रोफाइल बताएं और उसको बताएं कि हाउ आई कैन कनेक्ट माय प्रोफाइल विद दिस प्रोफेसर प्रोफाइल, ठीक है। वो आपके एक थोड़ी सजेशन दे देगा, मगर उसको प्रूफ रीड आपने उसको 100% इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करना जो वो आपको बता रहा है। ये मैं आपको एक लास्ट स्टेप बता रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल नहीं कुछ पता चल रहा कि मैं अपनी प्रोफाइल को उसकी प्रोफेसर के रिसर्च एरिया से किस तरह से लिंक कर रहा हूँ, तो ये वो चीज़ है। उसको अब आपने राइट लिंक करना है, या अब आप ईमेल के अंदर भी आपने लिंक करना है। अब ये सारी चीज़ें आते हैं, इनके अपने फर्दर आगे कुछ एक पैटर्न होता है उसको हम फॉलो करते हैं, फर्दर एक डिबेट है। जब आप ईमेल करते हैं, अगर आपकी राइट प्रोफाइल होगी, प्रोफेसर आपको लाजमी रिप्लाई बैक करेगा। कोरियन प्रोफेसर जो हैं ये अगर तो राइट प्रोफाइल हो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करते, ये आपको रिप्लाई बैक जरूर करते हैं। टाइम लग सकता है, टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इसमें कि आपने आज की है तो मुझे कल ही जवाब मिल जाए। कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि प्रोफेसर ने आफ्टर 6 months भी रिप्लाई बैक किया है कि हमारे पास जो है अभी वैकेंसी ओपन होगी, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग माय लैब और नॉट। तो मतलब ऐसे केसेस भी मुझे यहाँ पे मिले हैं जो कि स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हम 6 months के बाद मुझे प्रोफेसर ने खुद अप्रोच किया कि मेरे पास प्रोफाइल आपकी सेव थी, तो राइट नाउ मैं आपको ऑन बोर्ड करना चाहता हूँ। तो फर्दर आगे उन्होंने प्रोसीड किया। तो इट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी है और प्रोफेसर के पास अवेलेबिलिटी है या नहीं। जब आपको प्रोफेसर रिप्लाई बैक करेगा तो वो आपसे ना सिर्फ एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। नॉर्मली आजकल जूम पे या स्काइप पे इंटरव्यू कंडक्ट होता है और वो कोई प्योरली टेक्निकल नहीं होता। अगर मैं उससे कंपेयर करूं किसी स्टेट स्कॉलरशिप के थ्रू तो वो हाईली टेक्निकल और उसमें आप बहुत ज़्यादा चेकलिस्ट होती है जिसको वो चेक कर रहे हैं। प्रोफेसर जस्ट आपकी प्रोफाइल को एवेलुएट करेगा और उसने कुछ चीज़ें आपसे ना कंफर्म करनी होती है। सेम वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपने उसको अपनी प्रोफाइल भेजी होगी। सीवी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, आपके प्रोजेक्ट के बारे में और आपकी मोटिवेशन क्या है, उसकी लैब को आप क्या फर्दर उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाएंगे या उसको क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो आपने वही चीज़ें रेप्लिकेट करनी जो आप ऑलरेडी उसको इन रिटर्न बता चुके हो। तो वो एक 2-way कम्युनिकेशन होती है और जस्ट आपके वो एक कम्युनिकेशन स्किल्स गेज कर रहा होता है, स्पीकिंग एबिलिटी आपकी क्या है क्या नहीं है। और बस अगर आपको प्रोफेसर ने इंटरव्यू कॉल दे दिया ना, दैट मीन्स कि अप टू 70 to 80% वो माइंडसेट अपना बना चुके हैं आपको
अपनी लैब में रखने के लिए, जस्ट उसको एक कंफर्मेशन चाहिए और कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देगा। अगर आपने ये इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो फिर आपके हाथ से ये स्कॉलरशिप चला जाएगा। अगर आपने राइट वे में इंटरव्यू अपना कंडक्ट कर लिया, अपनी प्रोफाइल प्रेजेंट कर दी, प्रोफेसर उसके बाद आपको वो करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ईमेल करेगा और आपको बताएगा कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू इन माय लैब, और आपको फिर आगे फिर फाइनेंशियल सपोर्ट डिटेल्स बताएगा। कुछ इंटरव्यू के अंदर बता देते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं आप पहले एडमिशन सिक्योर करें यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम आपको पर मंथ स्टाइपेंड कितना देंगे, और कुछ पहले डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इट वेरीज प्रोफेसर टू प्रोफेसर। नॉर्मली यहाँ पे एमएस स्टूडेंट का स्टाइपेंड इतना होता है, अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात बैकग्राउंड करूँ, बाकी डिपार्टमेंट सोशल साइंसेज के अपने स्टाइपेंड होते हैं, उनकी सैलरीज अपनी होती है। अगर मैं अपनी आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे एक अच्छा और हैंडसम आपको प्रोफेसर स्कॉलरशिप देता है, जिसके अंदर आप अपनी लिविंग कॉस्ट कवर कर सकते हैं, अपनी ट्यूशन फीस भी कवर कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को कवर करने के बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ नहीं गुजार रहे यहाँ पे और आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, तो आप एक 5 फिगर्स के अंदर भी अगर मैं बात करूँ पीकेआर के अंदर आप सेव कर सकते हैं और पैसे आप पाकिस्तान भेज सकते हैं या अपने सेविंग अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि एक इंडिविजुअल किस तरह से यहाँ सेविंग करता है और किस तरह से वो लेके चलता है। अच्छा, इसके बाद एक कुछ दो और चीज़ें आ जाती हैं कि एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। नॉर्मली जो है जब आप सबसे पहले आपने ये अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी है, प्रोफेसर की रिकमेंडेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाएगी, तो आपने फिर यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। आपने सिर्फ एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपकी डिग्री अटेस्टेशन आ जाती है। जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस मिलती जाए, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। कोरिया के लिए 2 इंटेक्स ओपन होती है, एक स्प्रिंग इंटेक होती है और एक फॉल इंटेक होती है। फॉल इंटेक आजकल के दिनों में चल रही है, मई अप्रैल के अंदर उनके एडमिशन ओपन होते हैं और वो उसकी ज्वाइनिंग होती है अगस्त के अंदर, आपका फॉल सेमेस्टर स्टार्ट होता है। जबकि स्प्रिंग इंटेक स्टार्ट हो जाता है सितंबर के अंदर और क्लासेस स्टार्ट होती है मार्च वेरी नेक्स्ट ईयर उसका होता है। तो आपने अपने आप को खुद देखना है कि भाई किस फॉल के अंदर आपने अप्लाई करना है। और सेकेंडली प्रोफेसर को अप्लाई करने का कोई टाइम लाइन नहीं होता, आप राउंड द ईयर किसी भी टाइम प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं, मगर प्रेफर यही किया जाता है कि जो एडमिशन एप्लीकेशन ओपन होने वाली होती हैं उससे पहले 1 मंथ प्रायर आप उसको अप्रोच करते हैं। यूजली प्रोफेसर के पास वैकेंसीज होती हैं, रिसर्च ग्रांट्स उनके पास अवेलेबल होती हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे जैसे ही उनको राइट प्रोफाइल मिलती है वो उसको ऑन बोर्ड ले लेते हैं। तो ये अब आपने खुद सिक्योर करनी है कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं। टाइमलेस मैंने आपको बता दिए, कुछ यूनिवर्सिटीज का 1 मंथ पहले कुछ बाद में क्लोज होता है, तो आपने खुद उसको चेक करना है। डिग्री अटेस्टेशन आपने करवा लेनी है। पाकिस्तान से 3 बॉडी से आपको अटेस्टेशन चाहिए। सबसे पहले आपको HEC से चाहिए अपनी बैचलर्स डिग्री, उसके बाद आपको मोफा से अटेस्टेशन चाहिए और लास्ट में आपको कोरियन एम्बेसी से चाहिए। ये हर हालत में आपको अटेस्टेशन करवानी है और मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पे ज़्यादा ख्वार होते हैं और वो भागते हैं इस चीज़ से। मुझे नहीं समझ आती वो क्यों इस चीज़ को बर्डन समझते हैं। अगर आप टाइमली नहीं अप्लाई करें तो ऑब्वियसली ये अटेस्टेशन प्रोसेस आपका 2 मंथ्स का टाइम भी ले जाएगा। HEC अगर आप वॉक इन मोड पे नहीं जाना चाहते, ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं। आप कोरियर सर्विस के थ्रू जाते हैं तो वो एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं, तो इतना टाइम लाइन होना चाहिए कि वहाँ से आप करवा सकें। मोफा 1 दिन में आपका हो जाएगा और एम्बेसी है वो 1 वीक का टाइम लेती है आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट करके रिटर्न बैक करना है। तो जो यूनिवर्सिटी है, अच्छा आप कोरिया में आप क्या करते हैं, बाकी कंट्रीज में आप ईमेल के अंदर डॉक्यूमेंट्स थ्रू भेज सकते हैं। कोरिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे आपको हार्ड फॉर्म में कॉपीज भेजनी पड़ेंगी, कोरिया में कोरियर करवानी पड़ेंगी वाया फेडेक्स, DHL या कोई भी मोड आप कोरियर सर्विस यूज करेंगे। और जो डेडलाइन होगी डॉक्यूमेंट सबमिशन की वो आपने उसको मीट करना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन फीस कम है कंपैरेटिवली टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी चौनम नेशनल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यहाँ पे PKR में तकरीबन 14,000 इसकी एप्लीकेशन फी है। जो आप डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से इनका कोरियन मान ऊपर गया तो वो वैल्यू ज़्यादा होगी। जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे 8,000 था। तो कुछ अभी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है जिनकी टोटल 6,000 रुपीज़ है एप्लीकेशन, पाकिस्तानी रुपीज़। उसकी आप प्राइवेट में जाएंगे वो इतनी ज़्यादा मतलब ऊपर होते जाएगी। मगर अगर आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस मिली हुई है तो आपको ये इनिशियल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे इनिशियली, वो जब आप कोरिया में लैंड करेंगे, आपकी जब फर्स्ट सैलरी आएगी, सक्सेसिव सैलरी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको वो पैसे रिटर्न बैक हो जाएंगे। और आपने खुद सेव करने हैं, तो आप जब सेव करेंगे तो आपने जितनी इनिशियल स्पेंडिंग की होगी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे।
उसके बाद आपने ओरिजिनल डिग्रीज नहीं भिजवानी होती या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके होते हैं, जिसमें आपके पासपोर्ट हो जाते हैं, आप FRC आपका आ जाता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट के पास FRC नहीं होता तो आप नादरा से जाके पहले ही इशू करवा लें। उसके बाद आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। पेरेंट्स के पासपोर्ट अगर नहीं है तो उनके जो ID कार्ड है उसकी कॉपीज आपको भेजनी पड़ती हैं। उसके बाद कुछ फर्दर प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करेगा तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जब आप ये सारे अटेस्टेशन करवा लेंगे तो जितनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपको नोटरी करवाना पड़ता है। नोटराइज का मतलब ये होता है आप किसी भी 17 ग्रेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। नॉर्मली जो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो किसी भी एडवोकेट के पास जाते हैं कचहरी में, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखता है और आपकी फोटो कॉपी, कलर्ड फोटो कॉपी के ऊपर स्टैम्प लगा देता है कि वो वेरीफाई करता है कि ओके मैंने ओरिजिनल देख लिया और ये ओरिजिनल की ही कॉपी है। वो नोटराइज करवा के कंप्लीट सेट बना के आपको पोस्ट करना होता है ये कोरियन यूनिवर्सिटी को, और फिर उनका जो रिजल्ट अनाउंस डेट होता है उसमें आपको एडमिशन ग्रांट हो जाता है। यूजुअली एडमिशन जो है वो उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायर्ड। अब जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी में और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लाजमी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, एक सुपरवाइजर के तौर पे आपको कोई प्रोफेसर एक्सेप्ट करेगा तो आप यहाँ पे हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्लॉट्स कम होते हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं जिनको प्रोफेसर जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो पहला स्टेप ही यही है कि आपको यहाँ पे सिक्योर करना पड़ेगा, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद इसके कंपैरेटिवली दूसरा एक सिनेरियो आपको मैं बता देता हूँ। आज से 2 साल पहले कोरिया आना बहुत इजी था। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट पे नहीं आना चाहते, स्कॉलरशिप के थ्रू आप जनरली खुद ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सेल्फ पे भी आप यहाँ पे आ सकते थे। आपने जस्ट ट्यूशन फीस पे करें यहाँ पे और आप वीज़ा लेके आ सकते थे। मगर आफ्टर कोविड यहाँ पे पॉलिसीज बहुत ज़्यादा रिवाइज हुई हैं और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बैड रेपुटेशन की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं उनके ऊपर कोई बैन नहीं होता, कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बहुत बुरा गुजरा है। यूजुअली स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पे वो अपनी डिग्रीज कंप्लीट नहीं करते थे, वो किसमें उनका ध्यान शिफ्ट हो जाता था, हमने जॉब्स करनी है, पार्ट टाइम जॉब से पैसे कमाने। कोरिया में आप बहुत हैंडसम सैलरी अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब से भी सिर्फ, ठीक है। जनरली अगर मैं आपको बात बताऊं, पीके मतलब कि बाय द एंड ऑफ मंथ अगर कोई बंदा यहाँ पे और जॉब्स करता है, लीगल नहीं बात बता रहा, इलीगल वे में बता रहा हूँ कि अगर आप इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है, पार्ट टाइम जॉब आप कोई भी कर रहे हैं, तो आप एक 5 फिगर्स के अंदर भी कमा सकते हैं। मतलब 4 to 5 lakhs इज इजी टू मेक इन कोरिया व्हाइल डूइंग जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंकरेज नहीं करते स्टूडेंट्स को कि आप पार्ट टाइम जॉब करें। और जब तक स्टूडेंट क्या करते थे, अपना थीसिस सबमिट नहीं करवाते थे, डिग्रीज उनकी लेट होती थी, तो उन्होंने आप क्या किए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एडमिशन देना ही बंद कर दिया उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर, कि हम कोई भी प्रोफेसर कहते हैं हम पाकिस्तानी स्टूडेंट को इनरोल नहीं करेंगे। तो करते कुछ यहाँ पे एक लिमिटेड सी कंसंट्रेशन ही करते हैं, मगर ऑल ओवर द जो मतलब पूरी कंट्री का इमेज हमारा खराब हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोरिया आना चाहते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू आए, और सेल्फ पे आप कोई स्टूडेंट आ भी नहीं सकता। अभी पास्ट एक सेमेस्टर पहले जब मैंने ट्रैवल किया, इवन के जिस स्टूडेंट ने 50 lakhs की स्टेटमेंट भी लगाई है, आपको $18,000 शो करना होता है 1 साल के लिए वीजा एप्लीकेशन के लिए ना, तो जो सेल्फ पे जिन्होंने आपके डॉलर ऊपर गया तो ऑलमोस्ट वो 50+ बन जाते हैं, उनका वीजा भी रिजेक्ट हो गया। रीजन इज दैट अब मैंडेटरी हो गया कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट कोरिया से होने चाहिए, या आपके पास प्रोफेसर की सपोर्ट हो, या आपके पास स्टेट स्कॉलरशिप हो, या यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप हो, किसी भी फॉर्म में ग्रांट आपके पास होना लाजमी है। तो अगर कोई स्टूडेंट, और इससे पहले क्या होता था, अगर आप यूरोप के साथ US या UK के थ्रू कंपेयर करते हैं, कोई स्टूडेंट अगर सेल्फ पे भी आना चाहता था जिसके लिए अफोर्ड करना आसान था, सबसे मिनिमम कॉस्ट आपकी कोरिया में आती थी यहाँ पे लैंड करने के लिए। मतलब 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 5 lakhs के अंदर आप कोरिया लैंड कर सकते थे, जिसमें मेरे डिपार्टमेंट की अगर मैं फीस आपको बताऊं उस टाइम पे ऑलमोस्ट 4 lakhs तक थी, जिसमें से 40% स्कॉलरशिप मिल जाता था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो 3.5 बन जाती थी, आप टिकट लेके और यहाँ पे लैंड कर जाते थे। तो एक बहुत ईजी था, अगर कोई बंदा सेल्फ पे भी आना चाहता है यहाँ पे जॉब करके और पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप की लिविंग कॉस्ट हो यहाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं। मगर अब वो पूरी कैप ही लगी, आप उस सिचुएशन को तो कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो मैं यही इनकरेज करता हूँ, मैंने अभी तक जितने स्टूडेंट जूनियर्स को गाइड किए, अपने बैचमेट्स को किए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ने अपॉर्चुनिटी सिक्योर भी कर लिया इस सेमेस्टर के लिए, MS के लिए, कुछ PhD के लिए आ रहे हैं, एक राइट मेथोडोलॉजी के थ्रू आ रहे हैं।
अच्छा, एक यहाँ से आपके पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन शादी भाई से भी किया था कि स्पाउस को आप ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। अगेन इस पे भी वही बात हुई है कि जो सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो पाकिस्तानी के ऊपर ही लगती हैं। 2 साल पहले जो है आप स्पाउस को स्टडी वीजा पे साथ रख सकते थे यहाँ पे कोरिया में, ठीक है। जब तक आपकी स्टडीज चल रही हैं, आपका वीजा वैलिड है, आपका स्पाउस और आपके बच्चे आपके साथ रह सकते थे। मगर 2 साल से अब स्पाउस वीजा जो D2 कैटेगरी है, D2 स्टूडेंट वीजा को बोलते हैं, वो अपने स्पाउस और बच्चों के साथ नहीं रह सकते, उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है जब भी वो अप्लाई करते हैं। कंपैरेटिवली बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका जो भी एशियन स्टेट से आते हैं वो अपनी फैमिलीज को इजीली बुला सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। सिर्फ ये पाकिस्तानियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, उनको वो साथ नहीं रखते। हाँ, आप 3 मंथ्स के विजिट वीजा पे बुला सकते हैं, अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, अपने आप पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, फादर मदर, ये 3 आपके पास ऑप्शन है। 3 मंथ्स के लिए आप इनको अब यहाँ कोरिया में बुला सकते हैं। उसके लिए कुछ बैंक बैलेंस आपको यहाँ पे शो करवाना होता है, स्टेटमेंट शो करवानी होती है, वो आप अपने कोलीग से लेके अपना एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। और कुछ इतनी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते, कुछ चंद एक डॉक्यूमेंट यहाँ से आपने भेजने होते हैं, और विद इन 2 वीक्स आपका जो है 2 to 3 वीक्स वहाँ से वीजा लग जाता है। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, PhD के स्टूडेंट्स या पोस्ट डॉक के, MS के, उन्होंने अपने वाइफ्स को बुलाया है, तो 3 मंथ्स के वीजा पे यहाँ पे तो, और वो एक दफा भी नहीं, आप सक्सेसिव बाद में भी बुला सकते हैं उनको। अगर आपने स्पाउस को परमानेंटली अपने साथ रखना है तो यहाँ पे जब आप D2 से बाहर निकलते हैं, D10 एक इनकी कैटेगरी है, आपकी जब D2 एक्सपायर होता है आपको 6 मंथ्स पोस्ट स्टडी जॉब सीकिंग वीजा मिलता है, 6 मंथ्स का, उसको D10 बुलाते हैं। उस D10 के ऊपर आप जो है अपने स्पाउस को किसी को अपने साथ ला सकते हैं, और वो वीजा यहाँ पे ना एक्सटेंड भी हो जाता है, 6 मंथ्स का दोबारा फिर लग जाता है। मतलब 1 साल के लिए आप इजीली यहाँ पे अपनी जॉब हंटिंग कर सकते हैं। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इंजीनियर्स के हवाले से, मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैंने उस हिसाब से ही यहाँ पे मार्केट को एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे ग्रो करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। कोरियन इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल रहे हैं और रैपिड ग्रोथ चल रही है। इनका R&D सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। कुछ कोरियन कंपनीज हैं जो कि मल्टी नेशनल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रही हैं, पाकिस्तान में भी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, किया इनका अपना ब्रांड है, होंडाई इनका अपना ब्रांड है। उसके बाद बात करें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो सैमसंग इनका लीड कर रहा है। उसके बाद इनका LG इनका अपना है। अगर एनर्जी सेक्टर में देखा जाए तो कैपको पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रहा है, कोरिया इलेक्ट्रिक जो कॉरपोरेशन है। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप देखो तो केमिकल के अंदर लोटे केमिकल इनका अपना सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ पे जाओगे तो इनका पोस्को स्टील मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका शिप बिल्डिंग डिपार्टमेंट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब हर फील्ड के अंदर ना एक इंजीनियर के लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ग्रो करने के लिए। लिमिटेशन कहाँ पे आती है कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। वो ऑब्वियसली जब आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाते हो तो आपको वो फेस करना पड़ता है। अगर एक बंदा फोकस हो के लैंग्वेज सीखना चाहे तो यहाँ पे वो सीख सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स चलते हैं जो फ्री आप एनरोल कर सकते हैं, क्लासेस होती हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फेस टू फेस भी ले सकते हैं। इनके यहाँ पे 6 लेवल्स होते हैं और वो हर लेवल जो है डिफिकल्टी लेवल मतलब एडवांस होता जाता है उस हिसाब से। मगर अगर लेवल 3 या लेवल 4 तक भी आप पहुंच जाते हैं, आप इतनी आपको आ जाती है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको मतलब कंसीडर हो सकता है। अगर कोई बंदा कहे कि भाई अगर मैं लैंग्वेज नहीं आती तो फिर भी कोई ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो येस आई पर्सनली नो अ पर्सन, और यहाँ पे मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो कि सैमसंग में जॉब कर रहे हैं विदाउट लर्निंग कोरियन लैंग्वेज, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ही, सियोल के अंदर मिली थी। सियोल इनका कैपिटल है और वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग जो रेशो है इनके नेशनल्स की वो जरूर ज्यादा है। और सेकेंडली यहाँ पे कुछ मल्टी नेशनल कंपनी बाहर से भी ऑपरेट कर रही हैं। मैं लिंक्डइन पे अक्सर सर्च करता रहता हूँ, मुझे रिकमेंडेशन भी आती रहती हैं। काफ़ी रिनाउंड जो हैं कंपनीज हैं जो कि हायरिंग कर रही होती हैं, इंजीनियर्स इनको चाहिए होते हैं या कोई भी डेजिग्नेशन के लिए, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के अंदर मैंडेटरी नहीं होता कोरियन लैंग्वेज, बट वो मेंशन करता था कोरियन लैंग्वेज इज अ प्लस। दैट मीन्स एटलीस्ट यू आर एलिजिबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन। आगे तो फिर फर्दर प्रोसेस जैसे भी बढ़ेगा वो इस हिसाब से होता है। और दूसरा यहाँ पे ओवरऑल इस कंट्री में प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। आपके प्रोफेसर की रिकमेंडेशन बहुत मैटर करती है। आप किसी भी जगह पे मूव करेंगे, इवन इंडस्ट्री में जाना है, आपने फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी है, एजुकेशन के हवाले से भी आगे जाना है, आपके प्रोफेसर रिकमेंड आपको कर देगा ना, तो उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्थ है।
तो दैट मीन्स आपको अपने प्रोफेसर के साथ बना के रखनी है, उसके साथ आपने चलना है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं, ऑब्वियसली कोरियन जो है वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ खुद मैनेज करनी पड़ती है, प्रोफेसर का नेचर को समझना पड़ता है, रिसर्च एप्टीट्यूड और लैब को समझना पड़ता है। जितना जल्दी आप उस इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करेंगे और फोकस होकर काम करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। कोई बंदा कहे कि भाई हाँ मैं जस्ट आऊँगा नॉर्मल, यहाँ पे मुझे सैलरी भी मिल जाएगी, मैं काम भी जस्ट एक बेसिक स्केल करूंगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आपको पे कर रहे हैं ना, तो आपसे काम भी उतना ही 100% रिटर्न में लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड से क्लियर करके आना है। यहाँ पे अगर कोई एक चीज़ और है, यहाँ आने के बाद आपके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड गेटवे भी ओपन हो जाता है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अगर कोई यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, बहुत सारी मैंने देखी हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिनको यूएस में अपॉर्चुनिटीज मिली हैं पोस्ट डॉक की, ठीक है। कनाडा चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यूरोप वाली साइड कहीं पे भी आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोरियन प्रोफेसर के साथ आप एक दफ़ा काम कर लेते हैं, आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इनका फोकस होता है पब्लिकेशन के ऊपर और रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ये फोकस करते हैं। तो जब आप उस सारे प्रोसीजर से गुजर जाते हैं, 5 से 6 साल कोई बंदा यहाँ से पीएचडी करता है, वो इतना मेंटली फिजिकली और उसके रिसर्च स्किल्स इतने इनहेंस हो जाते हैं कि उसको रेडीली एक्सेप्टेंस मिल जाती है किसी भी एक अदर कंट्री के प्रोफेसर से, आपने कहीं पे भी जाना। तो ये ओवरऑल मेरा एक कंक्लूजन था। अगर फर्दर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए पाकिस्तान के हवाले से, कितना एक्सपेंस हमें इनिशियली करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इनका नेशनल रिसर्चर नंबर आपको इशू होता है, तो कोरिया आने से पहले आपको प्रोफेसर सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली। यहाँ आप लैंड करेंगे, आप इनके पोर्टल पे इनरोल होंगे, नेशनल डेटाबेस में आपका नंबर जाएगा, रिसर्चर नंबर आपको अलॉट होगा, आपके बैंक अकाउंट खोलेंगे, पूरा ये ट्रेल बनेगी, उसके बाद आपको फंडिंग स्टार्ट होगी। तो उससे पहले तक के जितने मामला हैं वो आपको सेल्फ फंडिंग खुद करके आनी पड़ेगी। एयर टिकट लेना पड़ेगा, अटेस्टेशन का फीस हो गया, उसके बाद नॉलेज स्टफ। अब आप प्रोफाइल इतनी अच्छी, अगर मैं पर्सनली खुद बात बताऊं तो मुझे 100% ट्यूशन फीस वेवियर भी मिला है प्रोफेसर की तरफ से, और मुझे सैलरी भी सेपरेटली मिली है, ठीक है। वो आप क्रैक किस तरह से करते हैं, आपकी प्रोफाइल किस तरह से हाईलाइट होती है, प्रोफेसर के पास कितनी रिसर्च ग्रांट है, उस हिसाब से बताता है। पर एडिशनली यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और भी फर्दर स्कॉलरशिप्स भी हैं। अगर कोई प्रोफेसर आपको लिमिटेड फंडिंग दे रहा है और आपको एडिशनल स्कॉलरशिप चाहिए अपने ट्यूशन फीस को फर्दर सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इनके स्टेट के फर्दर प्रोग्राम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, BK21 इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रेन कोरिया के नाम से इनकी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ। हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो उसके पैनल पे होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो आपके आरएस काम कर रहे होते हैं लैब के अंदर, उनको गवर्नमेंट फर्दर एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उनको रिसर्च को फर्दर प्रमोट करने के लिए। तो मतलब प्रोफेसर स्कॉलरशिप सेपरेट है, बीके का स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाता है। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आइट्स का स्कोर मैटर करता है, आइट्स नहीं है तो टोइक मैटर करता है, जीपीए मैटर करता है, नॉलेज टेक। अगर वो प्रोफेसर रिकमेंड कर देता है तो आपको वो एडिशनल ग्रांट भी मिल जाती है। तो एक हैंडसम सैलरी के अंदर आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, एक अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हैं। और अगर कोर्स वर्क की बात किया जाए, जनरली यहाँ पे कोर्स वर्क का इतना प्रेशर नहीं होता कि आपने लैब में भी काम करना और कोर्स भी अपना साथ लेके चलना है। तो ये है कि ज़्यादा फोकस रिसर्च पे होता है, कोर्स वर्क आप इजीली मैनेज कर लेते हैं, और आपके जो कोर्स के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपको इतनी लेवरेज दे देते हैं कि आप ऑलरेडी एडिशनल बर्डन है तो वो आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होते। बट डेट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी का अपना कल्चर क्या है और वहाँ प्रोफेसर आपको किस तरह से डील करते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कोई स्टेट स्कॉलरशिप नहीं मिलता और कोई स्टूडेंट आना चाहता है जिसका जीपीए भी करना है, मैंने यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनका 2.4 और 2.5 जीपीए के साथ भी उन्होंने प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं। तो मतलब किसी का जीपीए कम है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वो उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, तो उसके लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी है कि वो किस तरह से इसको क्रैक करता है और किस तरह से यहाँ पे आ सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई चीज़ रह गई है तो एडिशनल कमेंट्स हो तो आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप मेरा ले लीजिएगा या यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, तो फर्दर किसी को गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं उसको बता दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, आप पूछ लें। अच्छा, थैंक यू यार, आपने एक्सप्लेन कर दिया वो स्पाउस से रिलेटेड। तो आगे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि अगर आपका गैप बहुत ज्यादा है, जिस तरह आप 2020 में ग्रेजुएट हुए और 3 साल बाद आ गए, बट आप एक अटैच थे अपने प्रोफेसर के साथ। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे 5 से 6 साल हो गए मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस है।
तो मैं स्टडी से भी दूर हूँ, रिसर्च से भी दूर हूँ, बट इंडस्ट्री से बहुत अटैच हूँ, मैंने अपने आप को अपडेट रखा हुआ। तो ये चीज़ मुझे या मेरे जैसे लोग जो कि जिनको काफ़ी टाइम हो गया बैचलर्स किया हुआ, उनके लिए बेनिफिशियल है, और उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल। यूजुअली अगर आप जनरली मुझसे भी पूछेंगे ना, तो मैं खुद एक इंडस्ट्री से रिलेटेड ही स्टूडेंट था, और अभी भी मेरा एप्टीट्यूड वही है। मतलब हायर एजुकेशन को या एकेडमिक्स की तरफ मैंने अपना करियर परसू नहीं करना, बट सिंस के पाकिस्तान से आपने बाहर निकलना है, तो स्टूडेंट वीज़ा का ही एक गेट पे है। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा पे जाना ही है, तो वाई नॉट आप एक स्कॉलरशिप के थ्रू जाएं। तो ये मैटर यहाँ पे नहीं करता कि आपका कितना गैप है। जो चीज़ मैटर करती है, आपकी प्रीवियस प्रोफाइल मैटर करती है, और आपके अंदर कितनी मोटिवेशन है फर्दर उसको रिसर्च को कंडक्ट करने की। अब मेरी आप एग्जांपल मुझसे पूछेंगे, तो मैंने भी इंडस्ट्री में काम किया 2 साल, और आगे फर्दर कोई प्लान भी नहीं है पीएचडी करने का। तो वे आपको थोड़ा सा एक एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को और माइंडसेट को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं अपनी प्रीवियस प्रोफाइल के साथ, एक चीज़ मैं और भी बता दूं आपको। मुझे जब प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दी थी, और उसने जब मेरी रिकमेंडेशन सबमिट करवाई यूनिवर्सिटी को, तो उसने वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी। जो मेरा प्रीवियस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था ना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, उसको उसने अप्रिशिएट किया था, और उसने कहा था कि ये मुझे फर्दर हेल्पफुल होगी मेरी आगे एडवांस रिसर्च के अंदर। तो समटाइम्स आपका जो ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज़्यादा काउंट हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर, लैब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके साथ। तो मैं तो इनकरेज करूंगा कि आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शो करवाएं, और उसकी रेलेवेंसी शो करवाएं, जो वो के बहुत मैटर करता है। तो बाकी ये है कि आप थोड़ा सा ये है कि दोबारा इन टच हों, पेपर स्टडी करें, रिव्यू करें अपनी फील्ड से हवाले से, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड सेट दोबारा आप उस ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे कि यहाँ पे रिसर्च किस तरह से करनी है आपने। थैंक यू सो मच। किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले साउथ कोरिया के हिसाब से। अनीस भाई ने आई थिंक शायद किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो नहीं, फर्दर प्रोसीड अगर आपने करना है तो कर लें। चैट में क्वेश्चन आया है कि इंडस्ट्री और स्टडी दोनों के साथ एंगेज ना हो तो ट्रैक बन सकता है। ओके, चैट के अंदर क्वेश्चन आया है कि इंडस्ट्री और उसके साथ आप इन टच ना हो, और इंडस्ट्री और स्टडी दोनों के साथ एंगेज ना हो तो क्या उसका ट्रैक बन सकता है? बिल्कुल। आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ मैंडेटरी। आप फ्रेश ग्रेजुएट जैसे ही अभी 2023 में भी ग्रेजुएट हुए हैं, डायरेक्टली एक प्रोफेसर को टारगेट करें, और यहाँ पे वो स्कॉलरशिप के थ्रू आके अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सिर्फ प्रोफाइल अपनी शो करनी है, एकेडमिक प्रोफाइल प्रोफेसर को। तो वो आप कितने अच्छे से करते हैं, ये आपके पर्सनल अपनी एफर्ट्स हैं, आप किस तरह उस पर रेलेवेंसी बनाते हैं या उसको किस तरह से आप डिफेंड करते हैं। ओके, मेरे ख्याल है कि और शायद क्वेश्चन ना हो तो मैं ज़रा कंटिन्यू करूं। ओके, ओके, बैक टू द जर्मनी। तो इसमें ऐसा है कि हम थे कि मैंने दाद और जूनियर असिस्ट आप लोगों को बताया था कि इन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 3-4 मेथड्स हैं जो कि जर्मन्स यूज़ करते हैं उस अपनी जो है आपकी आप कह सकते हैं कि एनरोलमेंट के लिए या एडमिशन वगैरह के लिए। उसमें सबसे पहला है कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं और आपको वो एक वेरीफाइशन डॉक्यूमेंट दे देती कि हाँ भाई ओके, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं, आपकी डिग्रीज़ आपके जो भी हैं आइल्स वगैरह वो ओके हैं। और वो डायरेक्ट जो है वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देती जो कि आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर एक स्पेशली जगह होगी, वहाँ पे अपलोड करना है। तो वो VPD तो ये मतलब के तरीका
दूसरा है कि आप यूनिअसिस्ट पर डायरेक्ट जाएं, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि आप उसके ऊपर जाके कोर्स मैकेनिकल फॉर एग्जांपल लिखते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास आ जाते हैं कि भाई ये 4 कोर्सेज इस वक्त विंटर सेमेस्टर में ऑफ़र हो रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी है वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और एक ये है कि यूनिअसिस्ट थ्रू पोर्टल आप जो है वो उनके पोर्टल के थ्रू यूनिअसिस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अगेन सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होते हैं, ये करीबन सिमिलर ही है, इसमें कोई इतना कोई वीपीडी कोई इतना वो मतलब डिफरेंस नहीं है। ओके, ऑनलाइन एक डायरेक्ट है कि आपका सारा कुछ है ही डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, कुछ भी यूनिअसिस्ट या आपने कोई चीज़ मैनुअल नहीं भेजनी। उसके अलावा है कि आप जो है ना फिज़िकली आपको मैनुअल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना वो कॉपीज़ यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजने पड़ेंगे। तो वो उस डेफिनेटली वो कहाँ है यूनिवर्सिटी, उसकी बेस आप कहाँ बैठे हुए हैं, कराची में, इस्लामाबाद में हैं, अर्जेंट भेज रहे हैं, रेगुलर भेज रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो सारी पैसे डिपेंड करते हैं। अगर कोई मैं बात करूँ यूनि असिस्ट की, तो उसकी जो पहली एप्लीकेशन की फ़ीस होगी, बेशक वो आपका वीपीडी हो या आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें, वो होगी 75 यूरो। और अभी इसको आप कन्वर्ट कर लें तो अभी मुझे नहीं पता जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या यूरो का रेट चलेगा, तो फिर डेफिनेटली वो चेंज होता जाएगा। और हर नेक्स्ट एप्लीकेशन की जो फ़ीस होगी वो होगी 30 यूरोस। तो अगर आप कोई 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग आप वीपीटी के लिए अप्लाई करते हैं जो भी है, तो 195 यूरोस अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरो आप माइंड में रखें कि अगर आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपने एप्लीकेशन के लिए, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए, वो हमें चाहिए जैसे कि वो फिलहाल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमें अटेस्टेड जो है ना वो डिग्रीज चाहिए, आपकी एफएससी की मेट्रिकुलेशन से भी चाहिए, करीबन 15 यूरो आपको कॉस्ट करेंगी। अगेन डिपेंड करता है आप जो है ना बाय फिजिकल करवा रहे हैं, अर्जेंट करवा रहे हैं, लेकिन ये रेगुलर करवाएं तो 15 यूरो है। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन है चाहिए और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इन दोनों के सैम्पल्स जो है ना वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, जो मैंने यूज़ किए हैं या जो सीनियर्स ने यूज़ किए हुए हैं। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि 10 साल का बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़रा लॉन्ग टर्म चल जाता है और बार बार आपको पैसे नहीं देने पड़ते और एक्सपायरी का भी डर ख़त्म हो जाता है। एफएससी चाहिए नादरा का इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर तो वो ख़ुद दे दें तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी। टोटल मिला के इसके 10 यूरो होंगे। सीवी चाहिए अगेन यूरो पास, क्योंकि पूरे यूरोप का फॉर्मेट है, तो ये ज़रा अच्छा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी ज़्यादा जो है वेबसाइट्स हैं, विजुअल सीवी अच्छी है, लेकिन इसमें आपको जो पैसे देने पड़ेंगे फिर आप जो है ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे खर्च कर रहे हैं, तो इसे यहाँ से बचा सकते हैं तो ओके है। उसके अलावा कोर्स आउटलाइन है। कोर्स आउटलाइन आपका जो कोऑर्डिनेटर होगा, जो यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर होगा, उसके पास पूरी डिग्री की कोर्स आउटलाइंस पड़ी होंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो ये मांगती हैं, तो आपको चाहिए कि ये सारी कोर्स आउटलाइन जो है ना वो आप अपने पास पीडीएफ में रख लें, और जो भी वो मांगें वो फिर डेफिनेटली शेयर कर दें उनके साथ। आइल्स चाहिए जो है 6 बैंड, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एम्बेसी को चाहिए, 200 यूरो लगेगा। इंग्लिश आपका हो सकता है कि आप जो हैं उसको उस पर